to your YouTube channel, The Ultimate Audiobook. आज हम 11th क्लास NCERT हिस्ट्री बुक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा पहला चैप्टर है प्रारंभिक समाज, समय की शुरुआत से। लेखन कला और शहरी जीवन। प्रारंभिक समाज। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। उसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे और वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरुआत हुआ और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, वर्तमान के इराक के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाले लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा, रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आसरों तथा शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांव और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। जैसा कि आप आगे विषय 1 में देखेंगे। खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते थे, वे किस मौसम में फलते थे, आदि आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिम एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सुअर
और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक ना जाए। इसीलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक स्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया, अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए, और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजारों तथा उपकरणों का घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई और सफाई करने के लिए ओखली व मुसल, और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा, जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टिन जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों और समुद्रों से उत्पन्न होने वाले कुछ अन्य प्रकार की चीजों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीजें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियां और ऑब्सिडियन, ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा। स्पष्टतः लोग इन चीजों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गांव और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वान कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इनके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय और पशुचारक यानी ग्वाले लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग। कालक्रम 1, 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्ट पूर्व।
कालक्रम का अध्ययन कैसे करें? आप इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग सेक्शन में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हो तो यह ध्यान रखें, राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियां किसी प्रक्रिया के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती हैं। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्राय इन सीमाओं के पार जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्राय ऊपर नीचे या अतिव्यापित ओवरलैपिंग हो जाती है। मानव इतिहास की कुछ युगांतकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। इनके प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में किया गया है, जिनके पृथक कालक्रम भी हैं। यहाँ पर आप एक स्टार देखेंगे, वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा जो कि खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। कालक्रमों में दिए गए खाली खानों का यह अर्थ नहीं है कि उस काल में कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। कभी कभी यह हमें बताता है कि हमें अभी तक यह पता नहीं है कि उस काल में क्या घटित हुआ। अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया के बारे में दी गई तिथियां उस उपमहाद्वीप में हुए केवल कुछ विकासों को ही दर्शाती है। यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया डोमेस्टिकेशन के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया के नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा, जिनके विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम 2 में दी जाएगी। इधर 3 कलम है। एक कलम में तिथि, एक कलम में अफ्रीका और एक कलम में यूरोप। तिथि 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व। अफ्रीका ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले, वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व। पांच लाख से 1,50,000 वर्तमान से पूर्व। प्राज्ञ मानव होमोसैपियंस के जीवाश्म 1,95,000 वर्तमान से पूर्व। यूरोप में अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य 4 लाख वर्तमान से पूर्व। 1 लाख से 50,000 वर्तमान से पूर्व। उसके बाद तिथि 50,000 से 30,000। यूरोप में प्राज्ञ मानव होमोसैपियंस के जीवाश्म 40,000। तिथि
30,000 से 10,000 अफ्रीका में गुफाओं और गुफा आवासों में चित्रकारी। यूरोप में गुफाओं और गुफा आवासों में चित्रकारी, विशेषकर फ्रांस और स्पेन में। तिथि 8,000 से 7,000 ईस्ट पूर्व। तिथि 7,000 से 6,000 अफ्रीका में पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया। तिथि 6,000 से 5,000 यूरोप में गेहूं और जौ की खेती। यूनान 5,000 से 4,000। तिथि 4,000 से 3,000 अफ्रीका में गधे को पालतू बनाया गया। ज्वार बाजरा आदि की खेती। तांबे का प्रयोग। यूरोप में तांबे का प्रयोग। क्रीट तिथि 3,000 से 2,000 हल द्वारा कृषि, प्रथम राजवंशों, नगरों, पिरामिडों, कैलेंडर, चित्रात्मक लिपि, पेपायरस पर लेखन। मिस्र यूरोप में घोड़े को पालतू बनाया गया। पूर्वी यूरोप तिथि 2000 से 1900 यूरोप में नगरों, महलों, कांसे का प्रयोग, कुम्हार के चाक, व्यापार का विकास। क्रीट तिथि 1900 से 1800। तिथि 1800 से 1700। तिथि 1700 से 1600 में यूरोप में लिपि का विकास हुआ था। उसके बाद 1600 से 1500। उसके बाद तिथि 1500 से 1400 अफ्रीका में कांच की बोतलों का प्रयोग। उसके बाद 1400 से 1300। उसके बाद 1300 से 1200। उसके बाद 1200 से लेकर 900 तक यूरोप में 1100 से लेकर 1000 तिथि के अंदर लोहे का प्रयोग हुआ था। उसके बाद तिथि 900 से 800 अफ्रीका में पश्चिम एशिया के फोनिशियानों ने उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार। उसके बाद तिथि 800 से 700 अफ्रीका में लोहे का प्रयोग। सूडान यूरोप में प्रथम ओलंपिक खेल। यूनान 776 ईस्ट पूर्व। तिथि 700 से 600 अफ्रीका में लोहे का प्रयोग। मिस्र उसके बाद 600 से 500 तिथि के अंदर यूरोप में सिक्कों का प्रयोग। यूनान रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईस्ट पूर्व। उसके बाद 500 से 400 अफ्रीका में फारसियों का मिस्र पर आक्रमण। यूरोप में एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना। यूनान तिथि 400 से 300 अफ्रीका में मिस्र में सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया की स्थापना। 332 ईस्ट पूर्व जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। यूरोप में मकदूनिया मैसेडोनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता। 336 टू 323 ईस्ट पूर्व। उसके बाद 200 से 100। उसके बाद तिथि 100 से लेकर 1 ईस्ट पूर्व। उसके बाद और एक कलम में और एक बक्स में 3 कॉलम है।
उसमें तिथि है और एक कलम में एशिया है और एक कलम में दक्षिण एशिया है। पहला 6 लाख से 5 लाख वर्तमान से पूर्व तिथि में एशिया में अग्नि का प्रयोग। 7 लाख वर्तमान से पूर्व चीन। दक्षिण एशिया रिवात में पाषाणकालीन स्थल। 19 लाख वर्तमान से पूर्व पाकिस्तान। उसके बाद तिथि 5 लाख से 1,50,000 वर्तमान से पूर्व। उसके बाद 1,50,000 से 50,000 वर्तमान से पूर्व। प्राज्ञ मानव होमोसैपियंस के जीवाश्म 1 लाख वर्तमान से पूर्व पश्चिम एशिया में मिले थे। उसके बाद 50,000 से 30,000 वर्तमान से पूर्व। उसके बाद 30,000 से 10,000 वर्तमान से पूर्व तिथि कुत्ते को पालतू बनाया गया। 1400 पश्चिम एशिया। दक्षिण एशिया भीमबेटका के गुफा चित्र मध्य प्रदेश। होमोसैपियंस के जीवाश्म 25,500 वर्तमान से पूर्व श्रीलंका। उसके बाद 8,000 से 7,000 ईस्ट पूर्व एशिया में भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया। गेहूं और जौ की खेती पश्चिम एशिया। उसके बाद तिथि 7,000 से 6,000 सुअर और पशुओं को पालतू बनाया पश्चिम और पूर्व एशिया ने। दक्षिण एशिया में प्रारंभिक कृषि बस्तियां बलूचिस्तान 6,000 से लेकर 5,000 तक। कुक्कुट पालन ज्वार बाजरा तथा अरबी याम की खेती पूर्वी एशिया। उसके बाद 5,000 से लेकर 4,000 तक कपास की खेती दक्षिण एशिया। तांबे का प्रयोग पश्चिम एशिया। 4,000 से लेकर 3,000 तक कुम्हार के चाक का प्रयोग यातायात के लिए पहिए का प्रयोग लेखन का प्रयोग कांसे का प्रयोग। दक्षिण एशिया में तांबे का प्रयोग 3,000 से लेकर 2,000 तक। एशिया में हल कृषि नगर मेसोपोटामिया। सिल्क का प्रयोग चीन। घोड़े को पालतू बनाया गया मध्य एशिया। चावल की खेती दक्षिण पूर्वी एशिया। और दक्षिण एशिया में हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर लिपि का प्रयोग लगभग 2700 ईस्ट पूर्व। 2000 से लेकर 1900 तक एशिया में खास पानी में रहने वाले भेंस को पालतू बनाया गया पूर्वी एशिया। 1900 से लेकर 1600 तक। उसके बाद 1600 से लेकर 1500 तक एशिया में नगरों लेखन राज्यों शंग राजवंश कांसे का प्रयोग हुआ चीन। 1500 से लेकर 1400 लोहे का प्रयोग हुआ पश्चिम एशिया। दक्षिण एशिया में ऋग्वेद की रचना 1400 से लेकर 1300। 1300 से लेकर 1100 तक दक्षिण एशिया में लोहे का प्रयोग महापाषाण मेगालिथ्स दक्कन और दक्षिण भारत। 1100 से 1000 एशिया में एक कोहान वाले ऊंट को पालतू बनाया अरब। 1000 से लेकर 500 तक एशिया में सिक्कों का प्रयोग तुर्की। फारसी साम्राज्य 546 ईस्ट पूर्व जिसकी राजधानी पार्सिपोलिस थी। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस लगभग 551 ईस्ट पूर्व। दक्षिण एशिया में अनेक क्षेत्रों में नगरों और राज्यों की स्थापना पहली बार सिक्कों का प्रयोग जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार। 500 से लेकर 300 तक
दक्षिण एशिया में मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईस्ट पूर्व, 300 से लेकर 200 तक। एशिया में चीन में एक साम्राज्य की स्थापना 221 ईस्ट पूर्व। चीन की विशाल दीवार के निर्माण कार्य का प्रारंभ 200 से लेकर 1 ईस्ट पूर्व। उसके बाद और एक बॉक्स दिया गया है, इसमें और 3 कॉलम है। एक में तिथि, एक में अमेरिका और एक में ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरीय द्वीप। तिथि 6 लाख से 5 लाख वर्तमान से पूर्व, 5 लाख से लेकर 30,000 वर्तमान से पूर्व। ऑस्ट्रेलिया में प्राज्ञ मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म समुद्र यात्रा के प्राचीनतम संकेत 45,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व। 30,000 से लेकर 10,000 वर्तमान से पूर्व। अमेरिका में होमोसेपियंस के जीवाश्म 12,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व। ऑस्ट्रेलिया में चित्रकला 20,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व हुआ था। 8,000 से लेकर 6,000 तक अमेरिका में कुम्हड़ा स्क्वाश की खेती। उसके बाद 6,000 से लेकर 4,000 तक अमेरिका में सेम की खेती। 4,000 से लेकर 3,000 तक कपास और लौकी की खेती। 3,000 से लेकर 2,000 तक गिनी पिग टर्की को पालतू बनाया। मक्के की खेती। 2000 से 1900 तक अमेरिका ने आलू, मिर्च, कसावा, मूंगफली की खेती, लामा और एल्पेको को पालतू बनाया। 1900 से लेकर 1100 तक मेक्सिको खाड़ी के चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियां, प्रारंभिक मंदिर और मूर्ति शिल्प। ऑस्ट्रेलिया में पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में बस्तियां। 1100 से लेकर 900 तक अमेरिका में चित्रात्मक लिपि का विकास। 900 से लेकर 1 ईस्ट पूर्व तक ये चला। हमारा विषय 1, समय की शुरुआत से। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईस्ट पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज, हंटर गैदरर सोसाइटीज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। जीवाश्म फॉसिल
शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजे से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों, स्पीशीज के जीवाश्मों से मिलती है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई थी, तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिली जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों को भी बनाया। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डसेल्डोर्फ नगर के पास नियंडर घाटी मानचित्र 2 पृष्ठ 18 में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थिपिंजर के कुछ टुकड़े मिले। यह चीजें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरूट को सौंप दी गई, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वो खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे वन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन शेफहोसन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसी मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वानों
ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्तित्व की है जो बहुत जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। पाई गई चीजों की सही जगह जानना उनके काल निर्धारण के लिए बहुत जरूरी होता है। ऊपर ये चित्र में उन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए गए हैं। पुरातत्वविद के बाईं ओर जो वर्गाकार चौखटा दिखाया गया है वो एक ऐसी जाली ग्रेड है जो 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बंटी गई है। ऐसी मिली वस्तु के स्थान पर रखने से उस वस्तु की क्षैतिज स्थिति का पता चलता है। दाहिनी ओर जो त्रिभुजाकार उपकरण हैं वो वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति दर्शाने के लिए काम में लाया गया है। ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि जीवाश्म के एक टुकड़े को उसे चारों ओर से घेरे पत्थर चूना पत्थर से कैसे अलग किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कितने कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। नियंडरथल मानव की खोपड़ी। कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया और यह बताया कि यह खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है। क्रियाकलाप एक। अधिकांश धर्मों में मानव प्राणियों की रचना के बारे में अनेक कहानियां कही गई हैं, पर अक्सर वे वैज्ञानिक खोजों से मेल नहीं खाती। ऐसी कुछ धार्मिक कथाओं के बारे में पता लगाइए और उनकी तुलना इस अध्याय में चर्चित मानव के क्रमिक विकास के इतिहास से कीजिए। आप उनके बीच क्या समानताएं और अंतर देखते हैं। मानव के क्रमिक विकास की कहानी। क आधुनिक मानव के पूर्वज। इन चार खोपड़ियों को देखिए। खोपड़ी क एक बानर की है। खोपड़ी ख ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति की है। नीचे देखिए। खोपड़ी ग होमो एरेक्टस सीधी खड़े होकर चलने वाले आदमी की है। खोपड़ी घ होमोसैपियंस चिंतनशील और प्राज्ञ मानव नामक प्रजाति की है। आज के मानव इसी प्रजाति के हैं। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए। इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलो, जबड़ों और दांतों को भली भांति देखिए। चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई भी है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे हैं और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े हैं। आइए कुछ घटनाक्रमों तथा परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। मानव के विकास के क्रम को
360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता था। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3,600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वो समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तन्यपायी प्राणी का प्राइमेट स्तन्यपायी प्राणियों की प्राइमेट्स नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनॉइड्स कहते हैं। इस उपसमूह में बानर यानी एप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इस प्राइमेट उपसमूह में बानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे, यानी चारों पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनके सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे। दो प्रकार की साक्ष्य से यह पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो यह कि अफ्रीकी बानरों एप का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश जीनस के हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। हाथ का क्रमिक विकास। क आकृति चिंपैंजी की ठीक वो सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। ख आकृति होमिनिड की दुरुस्त वो सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। ग आकृति मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ दर्शाती है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक वो सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक वो सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक वो पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं? हिंदी में जीन्स शब्द के लिए बंस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। होमिनॉइड बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। होमिनिड होमिनिडे नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में
सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधी खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वो औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लातीनी लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम लातीनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी बानर से मिलाकर बना है। यह नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी एप बानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी, क्योंकि वो अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था। इसीलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। यह दृश्य पूर्वी अफ्रीका की ओल्डुवई गॉर्ज रिफ्ट घाटी का है, जो उन इलाकों में से एक है जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं। चित्र के बीच में पृथ्वी की भिन्न भिन्न सतहों को देखिए। इनमें से हर सतह एक अलग भूवैज्ञानिक चरणों को दर्शाती है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ओल्डुवई गॉर्ज की खोज 17 जुलाई 1959। ओल्डुवई गॉर्ज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था, लेकिन आगे चलकर यह ओल्डुवई नाम मेरी और लुईस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध शोध कार्य किया था। मेरी लीकी ने ही ओल्डुवई और लेतोली में पुरातत्वीय खुदाई कार्यों की देखभाल की थी और वहां की गई अनेक रोमांचक खोजों में उसका हाथ रहा था। लुईस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया है। उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी, पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा। चूंकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया।
हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसीलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों सेली और टूट्स के साथ खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज़ सुनी। वो बड़ी तेजी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा कि मेरी को किसी जहरीली बिच्छू ने काट लिया है। वहां सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे, अथवा किसी सांप ने डस लिया है जो कुत्तों की नज़र से बच निकला होगा। लैंड रोवर गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मैंने कई बार मेरी की आवाज़ सुनी। वो बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। मैं अब भी सिरदर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझा पाया। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ? क्या पा लिया? क्या चोट खा बैठी? मेरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया। उसी को जिसे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए हैं। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। पृष्ठ 10 पर चित्र देखिए। यह विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई होगी। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था किसी बक्स विशेष की और इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। औजार बनाना, सीधे खड़े होकर चलना, औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों व चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता वृद्धि, आँखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना। किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए और ज्यों ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, त्यों त्यों दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही चार पैरों की बजाय दो पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेतोली, तंजानिया में मिली होमिनिड के पदचिह्न के जीवाश्मों। देखिए इस अनुभाग का आवरण पृष्ठ। और हादार, इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्म से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से हिमयुग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए।
तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथिकस के प्रारंभिक रूप, जो जंगलों में रहने की आदि थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो लातिनी भाषा एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं, वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों का उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों का होमो हेविलिस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले और होमो सेपियंस प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। होमो हिविलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवाई गोर्ज से प्राप्त किए गए हैं। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं, यथा कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्कान, केनिया, मोडजकर्तो और संगीरन, जावा। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं। इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रहीं। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे, जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों के होमो हाइडेलबर्गेंसिस कहा गया, जबकि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को पृष्ठ 18 देखिए, होमो निएंडरथैलेंसिस श्रेणी में रखा गया। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेंसिस और होमो निएंडरथैलेंसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सेपियंस आद्य प्राज्ञ मानव प्रजाति के हैं। हाइडेलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। नियंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे और दांत छोटे होते थे। पृष्ठ 10 पर चित्र देखिए। उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित है। विश्व में मानव प्रजातियों का निवास कब? 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में, सहारा के आसपास के प्रदेश। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, प्रारंभिक होमो, होमो इरेक्टस। 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में
होमो इरेक्टस आद्य होमोसेपियंस, नियंडरथल मानव, होमोसेपियंस सेपियंस आधुनिक मानव। 45 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया आधुनिक मानव। 40 वर्ष से अब तक उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिकी रेगिस्तान और वर्षा वन। बाद वाले नियंडरथल आधुनिक मानव। क्रियाकलाप 2, विश्व के मानचित्र पर उपरोक्त सारणी में दिए गए परिवर्तनों को दर्शाइए। 4 समय कोष्ठकों टाइम ब्रैकेट्स के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कीजिए। महाद्वीपों की सूची में यह बताइए कि आपने क कहाँ एक रंग, ख कहाँ दो रंगों और ग कहाँ दो से अधिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। मानव के क्रमिक विकास की कहानी। ख आधुनिक मानव। यदि आप इस तालिका पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि होमो सेपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य में अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? क्या वो केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे? आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ? इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ है और इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, कंटिन्यूटी मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ। आधुनिक मानवों के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ? इथियोपिया। ओमो किविश कब हुआ था? 1,95,000 से 1,60,000 तक। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका बॉर्डर गुफा दी क्लिडर्स क्लासिज नदी का मुहाना 1,20,000 से लेकर 50,000 तक। मोरक्को दर एस सुल्तान 70,000 से लेकर 50,000 दर। इज़राइल कफजे स्कूल 1,00,000 से लेकर 80,000 तक। ऑस्ट्रेलिया मुंगो लेक, मुंगो झील 45,000 से 35,000 तक। बोर्नियो नियाह गुफा 40,000 के समय। फ्रांस क्रोमेगनन लेस आइजेस के पास 35,000। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमोसेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ, और इसीलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार यह उपर्युक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसिस समुदायों में पाई जाने वाले भिन्नताओं के कारण है। प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया।
इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसीलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इथियोपिया में ओमो स्थान पर मिले हैं प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्ष की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंततोगत्वा वहां स्थायी रूप से बस गए। आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। अब तक हम आदि मानव के अस्थिपंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे हैं और यह देखते रहे हैं कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोज़मर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए देखें इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे जैसे संग्रहण गैदरिंग, शिकार हंटिंग, अपमार्जन स्कैवेंजिंग और मछली पकड़ना फिशिंग। संग्रहण की गई क्रिया में पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज गुठलियाँ बेर फल एवं कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलता है। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं पर पौधों के जीवाश्म तो दुर्लभ ही है। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों को उतने पुराने जमाने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाल के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। अब अधिकाधिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा है कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या र- रस्दखोरी स्कैवेंजिंग और फॉरेजिंग के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुरच कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते हैं या किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। यह भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों चूहे चचुंदर जैसे कृंतकों रोडेंट्स पक्षियों और उनके अंडों सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को खाते थे। अपमार्जन से तात्पर्य त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। रस्तखोरी का तात्पर्य भोजन की तलाश करने से है। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ लगभग 5 लाख साल पहले। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य दो स्थलों से मिलता है और वे हैं दक्षिणी इंग्लैंड में वक्ष ग्रोव से 5 लाख साल पहले का और जर्मनी में
सोनिंजन से 4 लाख साल पहले का मानचित्र 2 देखिए। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली का हड्डियां मिलने से पता चलता है। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास दोलनी बेस्तोनाइस चेक गणराज्य के मानचित्र 2 में देखिए को सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों की झुंड के झुंड पतझड़ और बसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे और तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने की तरीकों के बारे में भी जानते थे। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती थी। वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इनमें स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। लेकिन जैसे कि हम इस अध्याय के परवर्ती अनुभाग में देखेंगे कि अतीत के साथ सदैव समानांतर तुलनाएं सुझाना संभव नहीं है। प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करना। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप केनिया में केलोम्बे और ओलर्जसाइल के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में स्लग उपकरण और हस्तकुठार मिले हैं। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। यह इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संधान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहां लोग बार बार आते रहे। ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्पकृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्पकृतियां मिलती हैं और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं और जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता है वहां ऐसी शिल्पकृतियां कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई है। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे। निम्नलिखित रेखाचित्र में देखिए कि यह कैसे होता था। बाएं ओर ओलोर्जिसाइल का उत्खनन स्थल खननकर्ता लुइस लीकी और मेरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित स्थल के चारों ओर संकरी पगडंडी का पुल बना दिया था। ऊपर इस स्थल पर प्राप्त हस्तकुठार सहित अन्य औजारों की एक नज़दीकी तस्वीर। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे।
4 लाख से 1,25,000 पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। इसके साक्ष्य रूप के पुरास्थलों में मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरिट गुफा की दीवार को 12 × 4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों, हट्स और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठफलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियाँ, ट्राउट, पर्च और कार्प के साक्ष्य मिले हैं। एक और पुरास्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती हैं। शिल्पकृतियाँ आर्टिफैक्ट्स मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। इनमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र आदि। कन्या केन्या में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वाटक्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। यह टेरा अमाटा में पुनर्निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है। झोपड़ी के किनारों का सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। फर्श पर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं वे उन स्थानों के द्योतक हैं जहां बैठकर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। तीर के निशान से अंकित काली जगह चूल्हे को दर्शाती हैं। आपके अनुसार इन स्थानों पर रहने वालों का जीवन पेड़ों पर रहने वाले होमिनिड के जीवन से किस प्रकार भिन्न होगा? दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक है। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था और इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में, स्लग निकालकर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में किया जाता था। प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। सर्वप्रथम यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती है। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं उन्हें वो स्वयं बनाते हैं। हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो बानरों में नहीं पाई जाती हैं, जैसा कि हमने पृष्ठ 11 पर देखा है। कुछ विशेष प्रकार की शारीरिक और संभवतः स्थानीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्ण प्रयोग संभव हुआ है और इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते और उनका प्रयोग करते हैं उसमें अधिक स्मरण शक्ति,
जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और बानरों में इन दिनों विशेषताओं का अभाव रहा है। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केन्या मानचित्र एक के पुरा स्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते हैं कि यह काम पुरुषों या स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस का साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेंकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे समूरदार जानवरों को पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखानी जैसी छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई। इन नुकीली ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना अब संभव हो गया। एक भाला प्रक्षेपक यंत्र, इसके हत्थे पर की गई नक्काशी देखिए। भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से शिकारी अधिक लंबी दूरी तक भाला फेंकने में सफल हुए। क्या आप इस औजार का कोई और लाभकारी उपयोग बता सकते हैं? संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। एक, होमिनिड भाषा में अंगविक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचालन, हिलाना शामिल था। दो, उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। तीन, मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से हुआ था, जैसा कि नर बानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे ध्वनियां ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गए होंगे। उच्चरित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हिबिलिसी के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। आल्टामिरा के गुफा चित्र। आल्टामिरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। अल्टामिरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की और
मार्सिलिनो सेंज दी सौतियालो का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था। मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातत्वविद थे और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़ और खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श की खुदाई कर रहे थे। अचानक मैरिया की नज़र छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी। वो तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बेल। एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियां बनी हुई हैं, जिनमें रंग की बजाय किसी प्रकार की लई पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। फिर तो उसका मन उमंग से इतना भर उठा कि वो हतप्रभ हो गए और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि यह उतनी प्राचीन नहीं हो सकती। फ्रांस में स्थित लेस्कक्स और शोबे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई हैं, जो 30,000 से 12,000 साल पहले की बीच में कभी बनाई गई। इनमें गोरों, घोड़ों, साकिन, आइबेक्स, हिरनों, मेमथ यानी विशालकाय जानवरों, गेंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं के चित्र शामिल हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं, उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। उदाहरण स्वरूप, इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं, जबकि अन्य हिस्सों में नहीं है? कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं? पुरुषों को अकेले अलग अलग और समूहों में भी चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को केवल समूहों में ही क्यों? केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं क्यों? जानवरों के समूहों को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज अच्छी तरह पहुंचती थी? इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उनमें से एक यह है, चूंकि जीवन में शिकार का महत्व है, इसीलिए जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। शायद चित्रकारी इसीलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी, जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है वहां ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हो, अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हो। और ये चित्रकारियों और ये चित्रकारियाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हो। आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया है, वो अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया था, शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद हैं। क्या आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन से पुराने समाजों के बारे में कुछ जाना सीखा जा सकता है? इसी प्रश्न पर हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क।
अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंग सेन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। सर्वप्रथम जब हम इस इलाकों में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके आसपास जाते थे तो ये भागकर कहीं छिप जाते थे। हमें उनके गांव मिले लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया क्योंकि जब कभी भी अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे ये तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं। वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। विषय 8 और 10 में शिकारी संग्राहकों के साथ हुई मुकाबले के बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। हादसा जनसमूह। हादसा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक याइसी एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादसा का इलाका सूखा और चट्टानी है जहाँ घास, सवाना, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासिया के पेड़ों की बहुतायत है। लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंस, जिराफ, जेब्रा, बाटरबग, हिरण, चिंकारा, खागदार, जंगली सुअर, बबून बंदर, शेर, तेंदुए और लकड़बग्घ जितने आम हैं उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली, पर्क्यूपाइन, खरगोश, गीदड़, कछुए और अनेक प्रकार के जानवर हैं। हादसा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों को शिकार बनाते थे। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता। यहाँ ऐसे शिकार संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति खाद्य कंदमूल, बेर, बाओबाब पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शक को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते, जलाभाव के वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होते हैं वो सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता है। लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाले 7 किस्म के जंगली मधुमक्खियों के शहद और सुंडियों को चाव से खाया जाता है। लेकिन इन चीज़ों के आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती, मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हादसा लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5-6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसीलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते हैं। देश के कुछ हिस्से में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हादसा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर
पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच, बल्कि तरजीही तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। पूर्वी हादजा लोग जमीन और उसके समाधानों पर संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल और शहद इकट्ठा कर सकता है और पानी ले सकता है। इस संबंध में हादसा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंधित नहीं होता है। अपने इलाकों में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हादसा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते हैं। संभवतः उनके भोजन का 80% तक भाग मुख्य रूप से वनस्पति जन्य होता है और शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। नमी की मौसम में हादसा लोग के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते हैं। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती। मानव विज्ञानी जेम्स वुडबर्न द्वारा 1960 में दिया गया विवरण। क्रियाकलाप 3। हादसा लोग जमीन और उसके संसाधनों पर अपने अधिकारों का दावा क्यों नहीं करते? उनके शिविरों के आकार और स्थिति में मौसम के अनुसार परिवर्तन क्यों होता रहता है? सूखा पड़ने पर भी उनके पास भोजन की कमी क्यों नहीं होती? क्या आप आज के भारत के किसी शिकारी संग्राहक समाज का नाम बता सकते हैं? शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। संजाति वृत्त एथनोग्राफी में समकालीन नृजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है? इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही हैं। एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिए हैं। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित है, संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या निवास स्थान थे जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हादसा और कुंग सेन समाजों में पाई जाती है। दूसरा और कुछ ऐसे विद्वान हैं जो यह महसूस करते हैं कि संजाति वृत्त संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों का समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ और कोई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाले छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टियों से हाशिए पर है।
वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वो आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत भिन्न है। यह एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में भी बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वो सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं, और उनकी गतिविधियां में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने का सामग्री जुटाने का काम करती हैं और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। स्थितियां जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संभवतः ऐसी बात से यह सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है। यद्यपि इसमें समाजों के अंदर कुछ अंतर है। वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। क्रियाकलाप 4। आप क्या सोचते हैं कि प्राचीनतम मानव समाजों के जीवन के बारे में जानने के लिए संजाति वृत्त संबंधी वृत्तांतों का इस्तेमाल करना कितना उपयोगी अथवा अनुपयोगी है? उपसंहार: लाखों साल तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहते थे। फिर 10,000 से 4,500 वर्ष पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों से रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया है। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजा कर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसी अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे जंगली भेड़ों, बकरियां, मवेशियों, सुअरों और गधों जैसे जानवरों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगे जहां इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी। इसके अलावा अब पहले से काफी बड़े जन समुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग स्थायी रूप से रहने लगे। चूंकि कुछ इलाकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसीलिए वहां भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हो गई। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधों जैसे गेहूं, जौ, चावल और मोठ बाजरा आदि, और जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सुअर आदि की जानकारी और उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों ने मिलकर ऐसा परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की। ऐसा एक क्षेत्र जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण पास्टरलिज्म प्रारंभ हुआ, यह फर्टाइल
क्रिसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जैग्रोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज़्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया। इस प्रकार गारे कंची गारे कच्ची ईंटों और पत्थरों से भी स्थायी घर बनाए जाने लगे। यह पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से कुछ है। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना जिनमें अनाज तथा अन्य उपजों को रखा जा सके और खाना पकाया जा सके। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा और रांग रांगा जैसे धातुओं से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होने लगा। लगभग 5000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के समूह एक साथ शहरों में रहने लगे। ऐसा क्यों हुआ और शहरों तथा अन्य बस्तियों में क्या अंतर है? ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अध्याय 2 पढ़िए। काल रेखा 1 लाख वर्ष पूर्व। 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व। नर बानर प्राइमेट बंदर एशिया और अफ्रीका में। 240 लाख वर्ष पूर्व आदि परिवार होमिनाइड गिबन एशियाई ओरंगुटान और अफ्रीकी बानर गोरिल्ला चिंपैंजी और बोनोबो पिग्मी चिंपैंजी। 64 लाख वर्ष पूर्व होमिनॉइड और होमिनिड की शाखाओं में विभाजन। 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 26 से 25 पत्थर के सबसे पहले औजार। 25 से 20 अफ्रीका का ठंडा और शुष्क होना, परिणाम स्वरूप जंगलों में कमी और घास के मैदानों में वृद्धि। 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व होमो। 22 लाख वर्ष पूर्व होमो हिबिलिस। 18 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस। 13 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकस का विलुप्त होना। 8 लाख वर्ष पूर्व आद्य सेपियंस होमो हाइडेलबर्गेसिस। 1,90,000 से लेकर 1,60,000 वर्ष पूर्व। 1,60,000 वर्ष पूर्व होमो सेपियंस सेपियंस आधुनिक मानव। काल रेखा 2 लाख वर्ष पूर्व। दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य। 3 लाख होमो इरेक्टस का लोप। 2 लाख स्वर तंत्र का विकास। 2 लाख नर्मदा घाटी भारत में आद्य होमोसेपियंस की खोपड़ी। 2 लाख से 1,30,000 आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव। 1,95,000 से 1,60,000 नियंडरथल मानव का प्रादुर्भाव। 1,30,000 चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य। 1,25,000 नियंडरथल मानवों का लोप। 35,000 आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का सबसे पहला साक्ष्य। 27,000 सिलाई वाली सुई का आविष्कार। 21,000 अभ्यास संक्षेप में उत्तर दीजिए। पृष्ठ 13 पर दिए गए सकारात्मक प्रतिपृष्ठीय व्यवस्था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को दर्शाने वाले आरेख को देखिए।
क्या आप उन निवेशों इनपुट्स की सूची दे सकते हैं जो औजारों के निर्माण में सहायक हुए? औजारों के निर्माण से किन किन प्रक्रियाओं को बल मिला? दूसरा क्वेश्चन, मानव और लंगूर तथा बानरों जैसे स्तन्यपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती है। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास बानरों से हुआ। क व्यवहार और ख शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गत दो अलग अलग स्तंभ बनाइए और उन समानताओं की सूची दीजिए। दोनों के बीच पाए जाने वाले उन अंतरों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। तीसरा, मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देता है? चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सी क्रिया के साक्ष्य वो प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिलते हैं? क संग्रहण, ख ओजर बनाना, ग आग का प्रयोग। संक्षेप में निबंध लिखिए। पांचवा प्रश्न, भाषा के प्रयोग से क शिकार करने और ख आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद मिली होगी, इस पर चर्चा करिए। इन क्रियाकलापों के लिए विचार संप्रेषण के अन्य किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था? छठा क्वेश्चन, अध्याय के अंत में दिए गए प्रत्येक कालानुक्रम में से किन्हीं दो घटनाओं को चुनिए और ये बताइए कि इनका क्या महत्व है। तो यहाँ पर हमारा विश्व इतिहास का 11th क्लास एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खत्म हुआ। आशा करती हूँ कि ये ऑडियो सेशन आप सभी की काम में ज़रूर आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने को मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे दूसरी चैप्टर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।